Students, 12th economics, and the topic is point method of calculating the price elasticity of demand. And कल जो हमने किया था price elasticity of demand, same topic है, but we are doing in different ways. In last class we are discussing about the straight line DD curve. हमने क्या डिस्कस किया था? हमने स्ट्रेट लाइन डीडी कर्व डिस्कस किया था, यानी जब एक मांग वक्र सीधी रेखा पर होता है तब हमारे पास डिमांड, तब हम किस तरह से पॉइंट इलास्टिसिटी कैलकुलेट करते हैं, राइट? और जब हमारे पास डिमांड कर्व कैसा होगा? डिमांड कर्व इस तरह का होगा. इट्स नॉट कंपल्सरी कि डीडी हमारे पास कैसा हो, स्ट्रेट लाइन ही हो. डीडी हमारा कैसे हो सकता है? कर्विक भी हो सकता है. ठीक, तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इस मेथड को तो कल हमने किया था, एक बार रिकैप ले लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं. हाउ टू कैलकुलेट द इलास्टिसिटी व्हेन द डीडी इज स्ट्रेट लाइन, राइट? वी आर इमेजिन द 5 पॉइंट्स ऑन द डीडी कर्व. 5 पॉइंट्स को लोकेट करते हैं हम. फर्स्ट इन द मिड वैल्यू, मतलब मिड पे. दिस इज योर ए पॉइंट, दिस इज योर बी पॉइंट, दिस इज योर एम. एम इज इन द मिड में है. एन, ए, एम, एन, बी, ये बी है, ये डी डी तो कर्व है आपका. एंड दिस इज द पॉइंट बी. 1 1 1 एंड 1, और इसको पी पॉइंट ले लो, कोई भी ले सकते हैं, हार्डली मैटर. ठीक, तो अब हमें जब पॉइंट इलास्टिसिटी निकालनी होती है तो कल आपको ध्यान हो हमने क्या बताया था? फॉर्मूला बताया था टू कैलकुलेट द प्राइस इलास्टिसिटी. क्या बोला था? लोअर सेगमेंट अपॉन में अपर सेगमेंट, लोअर सेगमेंट अपॉन में अपर सेगमेंट. और इस फॉर्मूले के थ्रू हमने इन सब पॉइंट्स की क्या डिराइव की थी? हमने इलास्टिसिटी डिराइव की थी. एट द पॉइंट ए, इलास्टिसिटी ए पॉइंट पे कैसी थी? अगर आपको कल का ध्यान हो, लोअर अपॉन में अपर. लोअर कितना है? देखो 1 1 1 एंड 1 करके 4 आ गया था. ए बी, इसके अंदर लोअर पोर्शन ज़्यादा है ए बी, और अपर पोर्शन इसका है ही नहीं. देखो इधर मिसिंग है, तो आप यहाँ लिखे 4/0 कल आपने लिखा था. और जब डिनोमिनेटर प्लेस पे 0 होता है तो इलास्टिसिटी कितनी आती है? इन्फिनिटी आती है. ठीक, ए पॉइंट पे इन्फिनिटी हो गई. अब लास्ट पे आ जाओ, इलास्टिसिटी एट बी पॉइंट. बी पॉइंट पे हमारी इलास्टिसिटी कितनी होगी? अब यहाँ पे लोअर अपॉन में अपर होता है. अब लोअर तो है ही नहीं इसका, यहाँ मिसिंग है, तो अपर कितना हो? तो 0/4, दैट इज 0. तो इस पॉइंट पे हमारी इलास्टिसिटी क्या आई थी? 0. दिस इज योर एम. एम इज द मिड पॉइंट. मिड पॉइंट पे जब आप इलास्टिसिटी निकालते हैं, दिस इज अप्रॉक्स, मतलब ज़रूरी नहीं होता कि आपने इसका पूरा मेजरमेंट लेना है. देखने से ही पता चल रहा है. इट इज सिचुएटेड, एम इज सिचुएटेड इन द मिडिल ऑफ द डीडी कर्व. तो एम किस पे बना लिया? एम मिड पॉइंट हो गया. तो मिड पॉइंट पे लोअर अपॉन में अपर. लोअर E2 है, अपर भी 2 है. 1/2 1/2, दैट इज 1. तो यहाँ पर इलास्टिसिटी क्या हो गई? इक्वल्स टू 1. ठीक, और अब हमें अगर हम एन पॉइंट निकालें, द पॉइंट इज बिटवीन द ए एंड एम. एन पॉइंट है. ठीक, जब एन पॉइंट पे इलास्टिसिटी आएगी तो एन पॉइंट पे इलास्टिसिटी को आप देख सकते हैं कि लोअर पोर्शन क्या है? 1 2 3 एंड द अपर पोर्शन इज 1. तो इलास्टिसिटी क्या आ गई? ग्रेटर देन 1 आ गई. तो यहाँ इलास्टिसिटी क्या लिख देंगे हम? ग्रेटर देन 1. कल हमने डिटेल में डिस्कस किया था. नाउ इलास्टिसिटी एट पी पॉइंट. ठीक, पी पॉइंट पे इलास्टिसिटी कितनी हो जाएगी? लोअर कितना है? 1, अपर कितना है? 3. रेसिप्रोकल ऑफ दैट 1/3, दैट इज 0.3. तो 0.3 क्या हो जाएगा? इलास्टिसिटी इज लेस देन 1. दिस इज ऑल अबाउट द 5 टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी वी आर स्टडिंग. राइट नाउ, हाउ नाउ इफ द डीडी कर्व इज लाइक द कर्विक शेप. अगर डीडी आपका कैसा है? कर्व शेप का है, लाइक इस तरह, तब कैसे आप पॉइंट इलास्टिसिटी निकालेंगे? तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका होता है, देखिए हमने ये किया, ओरिजिन एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये डीडी है. आपको जिस भी पॉइंट पे आपको क्या करना है? इलास्टिसिटी निकालनी है. मान लो इस पॉइंट पे निकालनी है, इस पॉइंट पे निकालनी है, या किसी भी पॉइंट पे निकालनी है, तो आप क्या करें? उस पॉइंट को कर ले. चलो हम ये वाला ले लेते हैं. ठीक, हमने एक पॉइंट ले लिया. टेक अ पॉइंट where we want to find the elasticity. जब हमने पॉइंट सेलेक्ट कर लिया M,
जब हमने एम पॉइंट लोकेट कर लिया तो यहां से क्या करना है, इसको लेता हुआ एक क्या करना है, एक टेंजेंट लाइन ड्रॉन की है। आपको पता है ना टेंजेंट क्या होती है, टेंजेंट इज टू जो टच करती है, आपको टच करती हुई एक लाइन ड्रॉन करनी है आपको। तो यहां पर ये आ जाएगा ड्रॉ अ टेंजेंट, ड्रॉ अ टेंजेंट लाइन विच इज टचेस डी एट एम पॉइंट। ये खास ध्यान रखना है कि जिस पॉइंट पे आपको निकालनी है ना इलास्टिसिटी, उसको टच करता हुआ जाना चाहिए। लेट सपोज आपका डी इस तरह का है और आपने यहाँ पे करनी है, तो आपका जो टेंजेंट है ना वो इस तरह का होना चाहिए। ये देखो, ये ऐसे टच करता हुआ जाना चाहिए। यहाँ पे टच कर रहा है, जहाँ टच कर रहा है, मान लो आपका ये वाला डी कर्व इस तरह का है, आपको ये वाले पॉइंट पे निकालनी है, तो अब आपको टेंजेंट कैसे ड्रॉन करनी पड़ेगी, इस तरह से ड्रॉन करनी पड़ेगी। तो जिस पॉइंट पे आपको इलास्टिसिटी निकालनी है उसी पॉइंट से टेंजेंट आपने उस तरह करना है, ड्रॉ करनी है टेंजेंट की उस पॉइंट पे टच करे। क्लियर? जब आप उस पॉइंट पे टच कर लेगी, नाउ सेम अप्लाई द फॉर्मूला जो हमने अभी डी का लीनियर वाला किया था, स्ट्रेट लाइन का किया था, उसी तरह आपने करना है लोअर अपॉन में अपर। अब आप यहाँ देख सकते हैं एट एम पॉइंट वी वांट टू फाइंड आउट द इलास्टिसिटी एट एम पॉइंट। तो आप यहां पर फॉर्मूला तो वही है हमारे पास, लोअर सेगमेंट अपॉन में अपर सेगमेंट। आप देख सकते हैं यहां इसको इससे मैट कर दिया वाई एक्सिस से, इसको एक्स एक्सिस से मैट कर दिया और इट्स ऑलमोस्ट इक्वल। ये क्या है, इक्वल है। तो यहां पर हम इसको P पॉइंट दे देते हैं या Q दे देते हैं। तो यहां M के लोअर पार्ट कितना आएगा, MP, और अपर पार्ट कितना आएगा, MQ। एंड MP एंड MQ बोथ आर इक्वल। अगर दोनों ही इक्वल हैं, यानी लोअर सेगमेंट और अपर सेगमेंट इक्वल है, तो हमारी इलास्टिसिटी किसके बराबर होती है, कल हमने बताया था इक्वल किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है। तो M पॉइंट पे इलास्टिसिटी कितनी आ जाएगी, 1 के बराबर आ जाए। आया समझ में आपको? बिल्कुल सेम फॉर्मूला है, कुछ भी नहीं करना, बस इतना है कि हमारा डी जो था स्ट्रेट लाइन ना होके कर्विक हो गया। तो हमने क्या किया, हमने एक टेंजेंट ड्रॉ कर लिया। टेंजेंट उस पॉइंट पे टच करना चाहिए जहां पे इलास्टिसिटी आप निकालना चाहते हैं। हम यहां पे निकालना चाहते हैं एम पॉइंट पे, तो हमने एम पे ही ऐसे ड्रॉ किया कि एम पे ही टच किया। अब उसके बाद हम ये देखेंगे, इसको वाई एक्सिस से मैट कर दो, इसको एक्स एक्सिस से मैट कर दो। उसके बाद आपने इनका दोनों का लोअर सेगमेंट और अपर सेगमेंट का मेजरमेंट देखना है। देखने से ही पता चल जाता है कि ये इक्वल है कि कम है कि ज़्यादा है। तो अब यहाँ पर क्या किया, लोअर और अपर सेगमेंट को हमने क्या कर दिया, इक्वल कर। देखो इक्वल लग रहा है, जब इक्वल लग रहा है तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, हमारे पास इलास्टिसिटी इज इक्वल्स टू 1। लेट सपोज एक और ले लेते हैं हमारे पास ये एक और कर्व ले लेते हैं। मान लो ये वाला पॉइंट है, अब इससे टच करता हुआ टेंजेंट ड्रॉन करेंगे। दिख रहा है आपको टेंजेंट ड्रॉन की हमने। दिस इज अवर डी एंड दिस इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन कर्व, दिस अ पैराबोलिक। तो यहां पर आपने क्या किया, यहां पर क्या आ जाएगा, दिस इज पॉइंट M, दिस इज Q, दिस इज P, राइट। तो अब यहां पर क्या किया हमने, हमारा फॉर्मूला तो वही है, इलास्टिसिटी एट M की जगह इसको N दे दो, इलास्टिसिटी एट N पॉइंट। N पॉइंट पे इलास्टिसिटी कैसे लिखेगी, लोअर अपॉन में अपर। अब लोअर पोर्शन देखो कितना है, NP, और अपर पोर्शन कितना है, NQ। और आप देख सकते हैं NP इज मोर देन NQ, NP इज मोर देन NQ। अगर मैं बोल दूं NP 3 है, Q 2 है, तो 1.5 समथिंग आएगा कि नहीं आएगा, ठीक। तो यहां पर देखने से ही पता चल जाएगा कि आपका कौन सा पोर्शन बड़ा है। और अगर लोअर पोर्शन बड़ा है आपका, तो इलास्टिसिटी किसके बराबर आएगी, ग्रेटर देन 1। तो इलास्टिसिटी किसके बराबर आ जाएगी, ग्रेटर देन 1 आ जाएगी। इज इट क्लियर? इसी तरह आप किसी भी पॉइंट पे लोकेट कर सकते हैं। वैसे आपको कल के मेथड से क्लियर हो गया होगा कि अगर पॉइंट मिड में है तो इक्वल आती है, मिड से नीचे की तरफ है, यानी जो इलास्टिसिटी यहाँ पर एक्स एक्सिस पे 0 होती है, इनके बीच में आती है तो लेस देन 1 होती है। अगर इन्फिनिटी और मिडिल के बीच में आती है तो ग्रेटर देन 1 होती है। इज इट क्लियर? दिस इज योर point method of price elasticity of demand, in which the DD is not a straight line, it's in curvic shape, curve shape में होगा आपका, parabolic shape में होगा,
right? Now let's discuss about the factor affecting the elasticity of demand. Factor affecting the elasticity of demand. Right? This is our topic. Same topic is similar, but कंफ्यूज नहीं होना चाहिए आपको. पहले हमने एक टॉपिक पढ़ा था फैक्टर इफेक्टिंग द डिमांड. नाउ वी आर स्टडिंग द टॉपिक फैक्टर इफेक्टिंग द इलास्टिसिटी. अगर आपको वो पहले वाला टॉपिक याद हो तो हमने बार बार ये डिस्कस किया था कि इफेक्टिंग उसमें मांग को प्रभावित करने वाले तत्व कौन थे, किन कारणों से मांग ज्यादा और कम होती थी. अब हम ये डिस्कस करेंगे किन कारणों की वजह से कौन से ऐसे फैक्टर्स रहे हैं जिनकी वजह से प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो प्रोडक्ट की इलास्टिसिटी को इफेक्ट करती है. राइट? इलास्टिसिटी में आपको ध्यान होगा तो हमने 5 तरह की इलास्टिसिटी बताई थी. मेजरली उन 5 को भी अगर हम और ब्रॉडली करना चाहें, मतलब वो तो हमने बहुत डीप डिस्कशन किया था, लेकिन अगर हम वैसे करना चाहें तो हमारे पास 3 टाइप्स निकल के आते हैं. यूनिट इलास्टिक, ठीक, एक होता है इन इलास्टिक और एक होता है इलास्टिक. अब आपने जब भी कोई फैक्टर को डिस्कस करना है, यानी कोई भी फैक्टर उठाना है, तो आपने ये देखना है वेदर इफ इट इफेक्ट्स द डिमांड यूनिट इलास्टिक और इनइलास्टिक और इलास्टिक. यानी आपने इन 3 में कैटेगराइज करना है अपने फैक्टर को. ठीक? जब भी आप कोई प्रोडक्ट का प्राइस चेंज होता है, उस प्रोडक्ट के प्राइस चेंज होने की वजह से ये श्योरली है डिमांड चेंज होगी. लेकिन कई बार ये डिमांड जो है कई बहुत तेजी से बढ़ती है या बहुत तेजी से घटती है. दैट इज अ कंसीडरेशन ऑफ अ इलास्टिसिटी. वो किसका बिंदु होता है, वो किसकी बात होती है जहां पर बहुत तेजी से उछाल आता है मांग में, बहुत तेजी से बढ़ती है घटती है, दैट इज इलास्टिसिटी. और कई बार ऐसा आपको देखने को मिलता है कि प्राइस बढ़ गए बट स्टिल डिमांड उस रेशो में नहीं बढ़ी या नहीं घटी, तो अब वहां पर क्या पाया जाता है, इन इलास्टिक नेचर पाया जाता है. एंड यूनिट इलास्टिक तो बहुत अच्छे से आपको पता है, यूनिट इज टू 1. और कभी का ऐसा भी होता है कि प्राइस अगर 10% इंक्रीज किया है तो डिमांड 10% ही डिक्रीज कर रही है, तो हेयर द यूनिट इलास्टिक. बट बिफोर discussing all these factors, let's think about all the factors which we are discussing in the factor affecting the demand. तो उसमें क्या आया था, उसमें सबसे पहले जो प्रोडक्ट आता है ना, उस प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी पर ध्यान दिया जाता है. क्या दिया जाता है? अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट. प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी कैसी है. जब हम प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी का मतलब कैसे हुआ, वो ज्यादा मिल रहा है या कम मिल रहा है, मोर और लेस. अगर एक प्रोडक्ट की मार्केट में अवेलेबिलिटी ज्यादा है, मतलब उपलब्धता ज्यादा है, अगर मार्केट में उपलब्धता ज्यादा है यानी इजीली अवेलेबल है, तो उस प्रोडक्ट की डिमांड जो होगी वो कैसी होगी, इलास्टिक होगी कि नहीं होगी. क्योंकि एक प्रोडक्ट बहुत आसानी से अवेलेबल हो रहा है, आप गए मार्केट में और जाके खरीदा, जैसे बिस्कुट के पैकेट या कोई भी चीज़, तो ऐसे प्रोडक्ट जिनकी अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, उनके प्राइस अगर चेंज होंगे तो उनकी डिमांड भी श्योरली चेंज होगी और ज़्यादा तेज़ी से चेंज होगी. लेकिन कोई प्रोडक्ट है बहुत कम मिलता है, बहुत रेयर मिलता है या इजीली अवेलेबल नहीं है, तो ऐसे प्रोडक्ट्स की डिमांड क्या होती है, इनइलास्टिक होती है. अब आपने बार बार आपकी जो एक्सप्लेनेशन आएगी, आप अपनी एक्सप्लेनेशन में किस पे फोकस करेंगे, इलास्टिसिटी पे फोकस करेंगे. इलास्टिसिटी पे फोकस करने का मतलब क्या हुआ, आप बार बार आप ये नहीं बोलेंगे मांग प्रभावित करती है, आप बोलोगे मांग की लोच प्रभावित होती है. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इफेक्ट्स इट. बात ठीक है. तो जब भी आप इस तरह की पॉइंट्स, इसके फैक्टर्स डिस्कस करेंगे, आपने ये बात ध्यान देनी है बार बार कि सोचना है कि इलास्टिक और इन इलास्टिक. एक्सप्लेनेशन में डिमांड वर्ड नहीं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को रेफर करेंगे. फर्स्ट पॉइंट इज योर्स, नेचर ऑफ द कमोडिटी. नेचर ऑफ कमोडिटी. कोई भी जो प्रोडक्ट होता है उसका नेचर कैसा है, इसके अकॉर्डिंगली उसकी इलास्टिसिटी इफेक्ट करती है. जैसे नेचर ऑफ द कमोडिटी में यू कैन नो द सम प्रोडक्ट इज काइंड ऑफ अ नेसेसिटी गुड and some of kind of a luxurious goods.
लग्जरी गुड्स। कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो आवश्यकता के होते हैं। जब आवश्यकता की वस्तुएं हैं तो इतना तो हमें समझ में आता है ये आवश्यकता है, इट एनी हाउ टू बी फुलफिल, ये कैसे भी पूरी होगी। और जब ये कैसे भी पूरी होगी तो मतलब प्राइस बढ़े चाहे घटे, यानी कि प्राइस चेंजेस का इस पे प्रभाव नहीं पड़ता। ये हम पहले भी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि नेसेसिटीज प्रोडक्ट में प्राइस चेंजेस का इफेक्ट नहीं देखने को मिलता। जब नहीं देखने को मिलता तो वहां पे इलास्टिसिटी कैसी हो जाती है, इनइलास्टिक हो जाती है। क्या हो जाती है, इनइलास्टिक हो जाती है। भाई आवश्यकता की चीजें हैं ना, अगर महंगी भी हो जाएंगी एनी हाउ में लेनी है, जरूरत है बुक्स, ठीक है ना, आपके फूड, ये सब आपकी क्या है, नेसेसिटी है। मेडिसिन आपकी नेसेसिटी है। तो जो चीज़ नेसेसिटी है तो उसके प्राइस चेंजेस का कोई इफेक्ट नहीं आएगा। और प्राइस चेंजेस का कोई इफेक्ट नहीं आएगा तो दैट मीन्स उनके प्रोडक्ट की डिमांड कैसी रहेगी, इनइलास्टिक रहेगी। मांग की लोच कैसी रहेगी, बेलोचदार रहेगी। हिंदी वालों के लिए देख लो, बेलोच, बेलोच का मतलब मांग नहीं बदलेगी। क्यों भाई, महंगी हो गई तो भी खरीदना है, सस्ती होगी तो ले, और उतना ही लेंगे जितनी चाहिए, क्योंकि नेसेसिटीज प्रोडक्ट है। अब आ जाओ लग्जूरियस आइटम, लग्जरीज प्रोडक्ट। जो लग्जरीज प्रोडक्ट होते हैं वो हम खुद बहुत अच्छे से जानते हैं, जो एवरेज क्लास पीपल है या मिडिल क्लास पीपल है वो नहीं लेते हैं। वो नहीं लेते हैं तो मतलब क्या हुआ, यहाँ कौन खरीदेगा इसको, लग्जूरियस आइटम को, क्योंकि ये तो महंगे बहुत है। अब अगर एवरेज क्लास व्यक्ति सोचना चाहे या लेना चाहे कि हमें कार लेनी है, ठीक, और जब हमें कार लेनी है और कारें हो जाए और महंगी, तो वो तो खरीदना क्या कर देगा, ड्रॉप कर देगा। इट मीन्स क्या हुआ, लग्जूरियस आइटम की जो डिमांड होती है वो बहुत जल्दी प्रभावित होती है। किससे, प्राइस चेंज से। प्राइस चेंज से बहुत जल्दी इफेक्ट होती है किसकी डिमांड, लग्जूरियस प्रोडक्ट की डिमांड। तो उनकी इलास्टिसिटी कैसी हो जाएगी, उनके मांग की लोच कैसी हो जाएगी, इलास्टिक हो जाएगी। बात समझ में आई। दोबारा देखिए, वस्तु की प्रकृति, इसे बोलते हैं वस्तु की प्रकृति। वस्तु की प्रकृति कैसी है, आवश्यकता प्रकार की वस्तु है। वो आवश्यकता की वस्तुओं को क्या बोलते हैं कि अगर आवश्यकता की वस्तु है तो कीमतों के परिवर्तन का उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। अतः मांग की लोच क्या हो जाती है, बेलोचदार हो जाती है। एंड इफ द प्रोडक्ट इज काइंड ऑफ अ लग्जूरियस, तो लग्जूरियस प्रोडक्ट जो होते हैं, विलासिता की जो वस्तुएं होती हैं, उनके प्राइस चेंजेस का इफेक्ट पड़ता है उनकी डिमांड पर। कारें महंगी हो जाएंगी, यू आर नॉट रेडी टू बाय। इफ यू हैव द प्लान फॉर टू परचेज अ कार, अगर आपका विचार है कि हाँ भाई मुझे कार लेनी है, लेकिन क्योंकि अब कारें महंगी हो जाएं तो क्या होगा, हम तुरंत क्या करेंगे, अपने आइडिया को ड्रॉप करेंगे। अगर हम रिचर क्लास में नहीं आते, हम एवरेज क्लास हैं, तो हमारी मांग जरूर प्रभावित होगी, किससे, प्राइस चेंज से होगी। इज इट क्लियर। तो इसका मतलब नेचर ऑफ द कमोडिटी ने इलास्टिसिटी को इफेक्ट किया, जो हम स्टडी कर रहे हैं। सेकेंड जो पॉइंट आता है, सेकेंड पॉइंट आता है हैबिट ऑफ द कंज्यूमर। हैबिट ऑफ द कंज्यूमर, हैबिट ऑफ द कंज्यूमर का मतलब क्या हुआ, उपभोक्ता की आदत। आदत कैसी हो जाएगी, कुछ ऐसे कंज्यूमर होते हैं, कुछ ऐसी हैबिट्स डेवलप कर देते हैं जो उनको एडिक्ट कर देती है। मतलब एनी हाउ दे वांट टू नीड दैट काइंड ऑफ अ प्रोडक्ट। जैसे सिगरेट पीने की आदत, जो अल्कोहलिक होते हैं उनको ड्रिंक करने की आदत, या कोई किसी लोगों को खाने के बाद कोल्ड ड्रिंक पीने की आदत, ये किसी भी तरह की हैबिट हो, कई लोगों को आदत इस तरह की हो जाती है कि एनी हाउ इट हैज टू बी फुलफिल्ड, उसे कैसे भी पूरा करना है। और जब किसी आदत के लिए जो प्रोडक्ट यूज किया जाता है तो उसके प्राइसेस चाहे बढ़े चाहे घटे, अब आदत को तो पूरा किया जाएगा, तो दैट मीन्स प्राइस चेंजेस का इफेक्ट देखने को मिलेगा क्या हमें, नो इफेक्ट इट कैन बी सीन, कोई भी प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। अब जब कोई भी प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा तो वस्तु की मांग की लोच किस प्रकार की हो जाएगी, वस्तु की मांग की लोच इनइलास्टिक हो जाएगी। जैसे मैंने आपको अभी सिगरेट का एग्जांपल दिया, तो वो लोग, उनको प्राइस चेंजेस का कोई फर्क नहीं पड़ता, एनी हाउ दे हैव टू परचेज, तो उनकी मांग की लोच कैसी हो गई, इनइलास्टिक हो गई। लेकिन कोई ऐसे हैं, कोई कंज्यूमर है, उस चीज को यूज तो करते हैं लेकिन अपनी हैबिट नहीं बनाया हुआ, तो एनी हाउ अगर प्राइस चेंज हो जाएगा तो क्या होगा, तो प्राइस चेंज हो जाएगा, मान लो बढ़ गया, महंगी हो गई, तो हमने आदत ही नहीं बनाई हुई, नहीं है तो गुजारा चल रहा है तो चल रहा है। अब महंगी हो जाएगी तो हम नहीं खरीदेंगे, कभी लेना पड़ जाए तो एक आध ले सकते हैं हम, बट स्टिल हम यहाँ पर प्राइस चेंजेस, जिनकी हैबिट नहीं होती है, हैबिट इज नॉट फाउंड, जिन वस्तुओं की आदतें नहीं होती हैं या वो वस्तुएं जो आदतों में शामिल नहीं होती है, उनकी मांग की लोच कैसी होती है, इलास्टिक होती है। क्या होती है,
इलास्टिक होती है। इज इट क्लियर? अभी सेकेंड पॉइंट भी आपको अच्छे से क्लियर होगा कि उपभोक्ता की आदत की वजह से भी वस्तु की मांग की लोच क्या होती है, प्रभावित होती है। नाउ योर थर्ड पॉइंट इज, थर्ड पॉइंट आपका थर्ड पॉइंट है नंबर ऑफ यूजेस। नंबर ऑफ यूजेस, नंबर ऑफ यूजेस का मतलब क्या हुआ, आप एक प्रोडक्ट को कितनी तरह से यूज करते हैं, उसके डिफरेंट डिफरेंट यूजेस आप बहुत अच्छे से जानते हैं। कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं दे हैव डिफरेंट यूजेस या मैनी यूजेस, उनके बहुत सारे प्रयोग होते हैं। जैसे कि मिल्क, यू कैन यूज मिल्क एज अ मिल्क, एज अ टी, एज अ कॉफी, एज अ मिठाई, एज ए कर्ड, कितने यूजेस हैं मिल्क के, तो बहुत सारे यूज हो गए, राइट। और कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनके बहुत कम यूज होते हैं, लेस इन यूजेस, लेस यूज। जिनके कम यूज होते हैं, आप खुद सोचिए अगर उनका प्राइस बढ़े या घटे, क्या हमें उससे कुछ प्रभावित होंगे हम, यानी कि कंज्यूमर कुछ इफेक्ट होगा? बिल्कुल इफेक्ट नहीं होगा। तो उनकी डिमांड कैसी हो जाएगी, इनइलास्टिक हो जाएगी। आपने सीधा अटैक करना है इस बात पर, सीधा सोचना है इलास्टिक और इनइलास्टिक। मांग चेंज होती है कि नहीं होती है? होती है तो इलास्टिक, नहीं होती है तो इनइलास्टिक। अगर किसी चीज के नंबर ऑफ यूजेस कम है, लेट्स सपोज मैच बॉक्स, माचिस, घर में सभी रखते हैं, डिमांड है, लेकिन अगर वो महंगी भी हो जाए, हार्डली मैटर, हमें कितना फर्क पड़ता है उससे। एक माचिस का बॉक्स लेके आएंगे जिसमें 6-7 माचिसें होती हैं, तो उसको हमें कितना महंगी हो जाए, 2 गुना 3 गुना भी महंगी हो जाए, तो हम ऐसा नहीं है कि नहीं खरीद रहे, भाई बड़ी महंगी हो गई, हम तो लेंगे ही लेंगे। तो ऐसे प्रोडक्ट की डिमांड क्या हो जाती है, इनइलास्टिक हो जाती है। बट इफ द प्रोडक्ट हैविंग द डिफरेंट यूजेस, अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसके बहुत सारे यूजेस होते हैं, सच लाइक ए मिल्क, जैसे मिल्क के बहुत यूजेस हैं, तो अगर मिल्क महंगा हो जाए, उसके प्राइस बढ़ जाएं, तो डेफिनेटली उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। और उस चेंज को क्या बोलेंगे, इलास्टिक हो जाएगी। क्योंकि हम अब उसका कहाँ यूज करेंगे, जिनके डिफरेंट यूजेस होते हैं हम उनका वहाँ यूज करेंगे जहाँ पर वो मोर इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंटली वो यूज हो रहे हैं। जैसे कि घर में बच्चों को देने के लिए, बड़ों को देने के लिए उसका यूज किया जाएगा। हम घर में मिठाई मेकिंग, खीर मेकिंग, ऑल दैट, इन सभी कामों को रोक देंगे, क्योंकि अभी फॉर द टाइम बिंग क्या हो गया है, वो प्रोडक्ट महंगा हो गया है। और जो प्रोडक्ट के डिफरेंट यूजेस होते हैं, उनके प्रोडक्ट के प्राइस चेंज होने पर उनकी डिमांड डेफिनेटली चेंज होती है। तो इट मीन्स उनकी इलास्टिसिटी कितनी होती है, उनकी इलास्टिसिटी इलास्टिक होती है। इलास्टिक होने का मतलब वो चेंज होती है। इज इट राइट? कोई और एग्जांपल है आपके पास मिल्क के अलावा? दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो हैव द डिफरेंट यूजेस, तो इसकी भी से जो इलास्टिसिटी होगी वो क्या होगी, इलास्टिक होगी। इज इट क्लियर? हाँ, दैट इज ऑल फॉर टुडे। ये आज हमने फैक्टर इफेक्टिंग द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के 3 पॉइंट्स कंसिडर किए। कल हम इसको आगे बढ़ाएंगे टॉपिक को। थैंक यू स्टूडेंट्स।